Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, नमस्कार सबको। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? Good afternoon, sir. चलिए, तो हम सेकंड टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, डिफेंस ऑफ डिफेंडेंट। जिनका प्रेजेंटेशन होना है वो 5 मिनट के बाद तैयार रहें। डिफेंस ऑफ डिफेंडेंट, इस टॉपिक पे हमने चर्चा शुरू कर दी थी। तो डिफेंस हमें कौन कौन से पढ़ाना है ये हम आपको नोट करवा चुके हैं। जनरल डिफेंस पे हम चर्चा कर रहे थे, और जो स्पेशल डिफेंस होंगे वो स्पेशल टॉट में जाएंगे, और जो जनरल डिफेंस होंगे वो जनरल टॉट्स में जाएंगे। तो जनरल डिफेंस में सबसे पहला डिफेंस जो डिफेंडेंट को अवेलेबल होता है, वो सबसे पहला डिफेंस है वॉलेंटाइन नॉन फेट इंजूरिया। वॉलेंटाइन नॉन फेट इंजूरिया से मतलब होता है सहमति से अगर कोई प्लेंटिफ अगर वहाँ पर काम कर रहा है, सहमति से अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको कोई भी इंजरी नहीं होती है, ऐसा विधि मानती है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। तो जो व्यक्ति सहमति से काम कर रहा है उस व्यक्ति को कोई भी इंजरी नहीं होती है। मतलब एक तो हम अपनी सहमति से काम करें, ऊपर से अगर कोई इंजरी हो जाए तो हम सामने वाले को जिम्मेदार ठहराएं। विधि ऐसा हमें परमिशन नहीं देती है। विधि हमें कोई भी काम करने से पहले बहुत ही सोचने समझने का मौका देती है, और इसके बाद फिर हमें वो काम करना चाहिए। विधि ऐसा मानती है। विधि जितना प्रतिवादी से कहती है कि आप ड्यू केयर एंड अटेंशन में रहिए, आप सतर्क और सावधान रहिए, उसी प्रकार से विधि हमसे भी अपेक्षा करती है कि श्रीमान जी आप भी सतर्क और सावधान रहिए। रोड पर चलने का अधिकार सबका है, तो इस प्रकार से जो सामने से आ रहा है उसको भी अपना गुड फेस से काम करना चाहिए, और जो हम सामने से जा रहे हैं हमें भी विधि ऐसा कहती है कि आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, जिससे कि वहाँ पर किसी भी घटना को टाला जा सके। अगर केवल हम सामने वाले के ऊपर दोष लगाएं तो विधि ये परमिशन हमें नहीं देती है। दोनों को ही वहाँ पर सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। तो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ रहे थे। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का जो एक थीम थी, जो एक इंट्रोडक्शन थी, वो हमने कल भी आपको समझाई थी, आज भी हमने उसको समझाई है। अब उसको ज़्यादा आगे नहीं ले जाएंगे। तो सहमति का बचाव, सहमति का बचाव यहाँ पर डिफेंडेंट को मिलता है। यहाँ पर जितने भी डिफेंस पे हम बात कर रहे हैं ये सब डिफेंडेंट को मिलते हैं, प्रतिवादी को मिलते हैं। वादी को ये डिफेंस नहीं मिलते हैं, क्योंकि वादी को के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। वो तो वैसे भी केस लेकर के गया है, उसने प्रूफ कर दिया है। और अगर डिफेंडेंट कोई भी डिफेंस अगर वहां पर साबित कर देता है तो उसको टॉर्ट की लायबिलिटी से मुक्त कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सोनी ऑडियो म्यूट करके रखिए आप अपना। ये क्लास ऑन रिकॉर्ड चल रही है, इसमें आपका ये ऑडियो नहीं आना चाहिए, इसमें सही जाना चाहिए बिल्कुल। चलिए, तो वॉलेंटाइन नॉन फेट इंजूरिया, सहमति का बचाव। अब हम यहां पर देखते हैं कि सहमति कितने प्रकार की होती है। एक्चुअली कंसेंट कितने प्रकार की होती है। तो कंसेंट जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है, इंडियन पीनल कोड में भी पढ़ेंगे। कंसेंट यहां पर दो प्रकार से देखी जाती है। एक एक्सप्रेस, या जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट कंसेंट। डायरेक्ट कंसेंट मतलब एक जो डायरेक्ट आप किसी काम की सहमति दे रहे हैं उसको हम डायरेक्ट कंसेंट कहते हैं, या एक्सप्रेस। डायरेक्ट को लीगल लैंग्वेज में अगर हम पढ़े तो एक्सप्रेस कंसेंट कहलाती है। सहमति आप दो प्रकार से किसी व्यक्ति को दे सकते हैं किसी काम के लिए। पहला डायरेक्ट सहमति और दूसरा इनडायरेक्ट सहमति। डायरेक्ट सहमति वो सहमति कहलाती है जो कोई हमसे कोई काम के लिए कहे और सीधे हम उसको हाँ या ना में जवाब देते हैं, वो डायरेक्ट सहमति कहलाती है। जैसे किसी ने कहा कि चलो मार्केट चल रहा है, आपने कहा यस चलिए, तो ये आपकी डायरेक्ट सहमति हो गई, जिसको लीगल लैंग्वेज में हम कहते हैं एक्सप्रेस कंसेंट। ठीक है। और दूसरी सहमति होती है इनडायरेक्ट सहमति, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में कहते हैं एम्प्लाइज कंसेंट। इनडायरेक्ट सहमति, जैसे किसी ने आपसे कहा चलो मार्केट चल रहा है, आपने हाँ ना में जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा आप पीछे से उसके चलने लगे, ये आपकी क्या हो गई, इनडायरेक्ट सहमति। तो लॉ की लैंग्वेज में चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हम बात करें या टॉर्ट पे बात करें या इंडियन पीनल कोड पे बात करें, दोनों में ही दोनों प्रकार की सहमति वहां पर बनती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट सहमति से भी
वहां पर वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का बचाव डिफेंडेंट को मिल जाता है, और अगर आपने इनडायरेक्ट सहमति दी है उसका भी डिफेंस डिफेंडेंट को वहां पर मिल जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमने कौन हाँ कहा था चलने के लिए, जब हाँ नहीं कहा था तो पीछे पीछे काहे को निकल ली है उसके। इसका मतलब ये होता है इनडायरेक्ट रूप से सहमति आपने वहां पर दी है, और कानून इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, कानून इस चीज को मानेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप डाई क्लीनर्स के पास आप लोग जाते होंगे अपने कपड़े अपने साफ करवाने के लिए, नहीं हम तो घर ही में हो जाता है सब, आप लोग जाते होंगे, तो डाई क्लीनर्स के पास आप जाएं, ज्वेलर्स के पास आप जाएं, या कहीं भी ऐसी जगह आप जाएं, तो फॉर एग्जाम्पल आप डाई क्लीनर्स के पास गए, अपने कोट पैंट वगैरह आपने डाले वहां पर साफ करने के लिए, वो एक आपको रिसीविंग देगा। उस रिसीविंग में लिखा हुआ है कि आप 10 दिन के अंदर अपने कपड़े उठा लीजिए। उस रिसीविंग में जो रसीद आपको मिली है उसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। टर्म्स एंड कंडीशंस हम नहीं पढ़ते हैं और वो रिसीविंग हम जल्दी जल्दी अपनी जेब में डाल करके निकल जाते हैं। अब उस टर्म्स और कंडीशंस में पीछे लिखा था 10 दिन में कपड़े उठा लीजिए, अन्यथा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ठीक है, अब देख लिया करो जरा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लिखी हुई है, ज्वेलर्स के पास भी या कहीं और भी, तो उसमें लिखा था कि 10 दिन में आप अपने कपड़े उठा लीजिए, अन्यथा हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। अब आपने सोचा अपना व्यवहारी है, आप 1 महीने के बाद पहुंच गए कपड़े उठाने के लिए, डाई क्लीनर्स वाले ने कपड़े देने से मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो कपड़े या तो मिसप्लेस हो गए थे या उसने जो भी किया उसने कहा कि हमारे पास नहीं है, अब हम आपको नहीं दे पाएंगे। आप टॉर्ट का केस कंपनसेशन का उसके ऊपर लगाएंगे, टॉर्ट का केस तो बन जाएगा, लेकिन अब वो डिफेंस लेगा। डिफेंडेंट कौन होगा? वो डाई क्लीनर्स वाला, वो ज्वेलर्स वाला, तो वो अपना डिफेंस लेगा। वो डिफेंस क्या लेगा? वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, मतलब आपने खुद सहमति दी थी, इनडायरेक्ट रूप से आपने जो भी कंडीशंस उसमें लिखी है, आपने इनडायरेक्ट रूप से सहमति दी थी कि हम 10 दिन में वो कपड़े उठा लेंगे। अब डायरेक्ट नहीं कहा उसने आपसे, लेकिन जो उसमें टर्म्स और कंडीशन लिखी थी वो आपने, अगर वो रसीद लेकर के आपने वो रिसीविंग अपनी जेब में रख ली, इसका मतलब ये है कि आपने इनडायरेक्ट रूप से वो सब टर्म्स और कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली है। कानून ऐसा मानता है। ठीक है, सबकी बात समझ में आ रही है ना? तो आपकी जो कंसेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, आपकी कंसेंट इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो अगर डिफेंडेंट डिफेंस लेगा कि इनकी सहमति थी, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कानून इस दोनों ही चीजों को एक्सेप्ट करेगा। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का जब डिफेंस रखा जाएगा, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का जब डिफेंस रखा जाएगा तो डिफेंडेंट को 3 बातें साबित करनी पड़ेंगी। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया में डिफेंडेंट को, अब चूंकि यहां वादी को साबित नहीं करना है, डिफेंस कौन मांग रहा है? डिफेंडेंट, प्रतिवादी। तो प्रतिवादी वहां से साबित करेगा वो 3 बातें, और अगर वो 3 बातें साबित कर देता है तो डिफेंडेंट को वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस मिल जाता है। पहला, जो कंसेंट की बात हो रही है, जो सहमति की बात हो रही है, वो सहमति फ्री कंसेंट होना चाहिए। पहला क्या है? जो आप सहमति का बचाव ले रहे हैं ना, तो वहां पर साबित करना पड़ेगा कि जो प्लेंटिफ है उसकी सहमति स्वतंत्र थी, फ्री कंसेंट। और अगर फ्री कंसेंट नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, अगर वो कपट के द्वारा ली गई है, अगर वो मिस रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा ली गई है, अगर वो मिस्टेक के द्वारा ली गई है, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं कहलाती है। पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट में कि नहीं? क्यों गौरव? यस सर। ये कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा सब आपने, कंसेंट वगैरह। तो यहां पर भी सहमति तो आपकी ली है, लेकिन अगर आपने साबित कर दिया कि ये फ्रॉड के द्वारा ली गई है, ये सहमति मिस रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा ली गई है, या ये सहमति हमारे ऊपर दबाव बना करके ली गई है, हमें धोखे में डाल करके ली गई है, तो सहमति नहीं होती है। उस सहमति की, उस कंसेंट की वैल्यू 0 हो जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या बनती है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया में? जो कंसेंट ली गई है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए।
दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स जो डिफेंडेंट को साबित करना पड़ेगा वो ये है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया होना चाहिए, ना कि साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स किसको साबित करना है? ये डिफेंडेंट को। अगर हम किसी मामले में डिफेंडेंट बन के जाते हैं, प्रतिवादी बन के जाते हैं और वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का अगर हम डिफेंस चाहते हैं तो पहला हमें साबित करना पड़ेगा फ्री कंसेंट थी प्लेंटिफ की, जो उसने काम किया है वो स्वतंत्र सहमति से काम किया। और दूसरा वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ना कि साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। ध्यान रखिए आप कि यहां पर नॉलेज अलग चीज होती है और कंसेंट अलग चीज होती है। तो केवल नॉलेज से सहमति नहीं होती है, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया होना चाहिए, ना कि साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। मीन्स कि सहमति दी गई हो। अगर हमें केवल खतरे का नॉलेज तो है लेकिन हमने अपनी कंसेंट नहीं दी है, तो केवल नॉलेज से ही हमारी कंसेंट नहीं मानी जाती है। समझ में आ रही बात? जैसे रोड पर सबको खतरा होता है, जब भी आप रोड पर निकलते हैं गाड़ी लेकर के, खतरा होता है और गारंटी नहीं है। जो छतरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था है या और बड़े शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था आप देख लें तो कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस घर पहुंच जाए या हम वापस घर पहुंच जाए। हम आपसे कहते भले ही है कि कल 1:45 पे 2 लोगों का प्रेजेंटेशन लेंगे, आपकी क्लास लेंगे, ये पढ़ाएंगे, ये सब काल्पनिक बातें होती हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है किसी का। हम 10-20 रुपए का नारियल लेते हैं और पूछते हैं क्या गारंटी है इसकी, ये बताओ कि अपनी क्या गारंटी है, इसमें है किसी की गारंटी? क्यों सौम्या, आपकी कितने दिन की गारंटी वारंटी है? की भी गारंटी नहीं है सर। 1 सेकंड की भी गारंटी वारंटी नहीं है। और हम आर्टिफिशियल सामानों की गारंटी मांगते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ना कि साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। मतलब कि जो सहमति है वो सहमति मान्य होगी डिफेंडेंट के लिए, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ना कि केवल नॉलेज। अगर आपको खतरे का नॉलेज तो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अब आपके ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है, अब पंखा चल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज लगी है और इलेक्ट्रॉनिक चीज पंखा एक छोटे से बोल्ट पे काम कर रही है। अगर आप कभी पंखे को खोल के ऊपर देखें तो एक छोटा सा बोल्ट लगा होगा जिसके नीचे आप बैठे हुए हैं। अगर वो बोल्ट स्लिप हो गया और पंखा चलते चलते नीचे गिर गया तो क्या स्थिति होगी, ये आप समझ सकते हैं और हम समझ सकते हैं। लेकिन बैठे हैं, चल रहा है। जो मोबाइल आप अपने जेब में डाल के घूम रहे हैं, जिस मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं, वो मोबाइल ऐसी क्लास में चलते चलते बस्ट भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, अखबारों में आप पढ़ते रहोगे मोबाइल में ब्लास्ट हो गया, मोबाइल में ऐसा हो गया, लेकिन चल रहा है। मतलब वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरी, मतलब नॉलेज है कि खतरा है। लेकिन अब मान लीजिए उस पंखे से कुछ आवाज आने लगी, खटखट की आवाज आने लगी, और फिर भी हम उसके नीचे बैठे हुए हैं, तो नॉलेज भी है और हमने खतरे की सहमति भी दे दी है, तो डिफेंडेंट को डिफेंस मिलेगा। समझ में आ रही बात? केवल नॉलेज का, केवल आपको खतरे का नॉलेज है कि डेंजरफुल स्थिति यहां पर बन सकती है, केवल खतरे के ज्ञान बस से डिफेंडेंट को डिफेंस नहीं मिलता है। कब डिफेंस मिलता है? कि उस नॉलेज के साथ साथ आपने अपनी कंसेंट भी दी हो। और कंसेंट कब मानी जाएगी? जब पंखे में से आवाज आ रही थी और फिर भी आप उसके नीचे बैठे थे, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने खतरे की जानकारी भी थी, जानकारी तो थी, लेकिन फिर खतरे की सहमति भी दे दी। तो यहां पर वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस डिफेंडेंट को मिलेगा। तो बात केवल इतनी समझने की है, केवल नॉलेज, खतरे का ज्ञान या खतरे का नॉलेज ही केवल सहमति नहीं होती है हमारी या आपकी। नॉलेज के साथ साथ फिर हमें अपनी कंसेंट भी वहां पर देना चाहिए, तब जाकर के डिफेंडेंट को डिफेंस मिलता है। और तीसरा एसेंशियल एलिमेंट्स इसमें डिफेंडेंट को साबित करना पड़ेगा कि जो वर्क वहां पर हो रहा था, जो काम एक्ट वहां पर किया जा रहा था डिफेंडेंट के द्वारा, वो एक्ट लीगल एक्ट होना चाहिए, लीगल एक्ट होना चाहिए। अगर डिफेंडेंट
इल्लीगल काम कर रहा था, तो हमारी सहमति थी या नहीं थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, कानून काय के लिए? डिफेंडेंट को डिफेंस दे रहा है या हमें कंपनसेशन दिलवा रहा है? लीगल काम के लिए। समझ में आ रही है ना बात है सबको? जो काम हम कर रहे हैं वो काम ही इल्लीगल है पूरा, और उस इल्लीगल को काम को करते करते किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन हो गया, वो हमारे ऊपर कंपनसेशन का केस लगाएगा, केस बन गया। अब हम कहेंगे वॉलेंटाइन नॉन पेड इंजुरिया का बचाव रखना है, लेकिन अगर वादी ने साबित कर दिया कि जो काम हम कर रहे थे वो काम ही इल्लीगल था, अब सहमति है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनसेशन डिफेंडेंट को देना ही पड़ेगा, चाहे प्लेंटिफ अपनी कंसेंट में काम कर रहा हो। ये केस लॉ के माध्यम से जब हम समझाएंगे तो और आपको इन चीजों की जानकारी होगी और समझ में आएगा। तो 3 एसेंशियल एलिमेंट डिफेंडेंट साबित करेगा, और अब प्रेजेंटेशन कराने के बाद इन तीनों एसेंशियल एलिमेंट्स को हम समझा रहे हैं आपको, और एक एक करके उसमें केस लॉ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही डिफेंस में अभी एक मैसेज आया, सर कौन सा डिफेंस पढ़ा रहे हैं आप? वॉलेंटाइन नॉन पेड इंजुरिया। चलिए, तो किन किन लोगों का प्रेजेंटेशन है? गौरव, निर्मल, और गर्ल्स का था शायद किसी का? यस सर। किसका? तंजील। चलिए तंजील, लेडीज फर्स्ट। तंजील आ जाइए, अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। ओके, स्टार्ट करें। तो एसेंशियल ऑफ एलिमेंट्स में सर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट में हमारा जो सेकंड पॉइंट था वॉल्यूशन ऑफ लीगल राइट्स, इसमें से 2 लैटिन मैक्सिमम्स निकल कर आए थे, डैमनम साइन इंजुरिया एंड इंजुरिया साइन डैमनम। So damnum sign injuria, it means damages without legal injury, and injuria sign damnum means legal injury without damages. तो फर्स्ट हम लेंगे damnum sign injuria। इसमें हमारे पास 3 केस हैं, उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर, सेकंड ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल, थर्ड चेजमोर वर्सेस रिचर्ड्स। तो उसमें हम थर्ड केस लेंगे चेजमोर वर्सेस रिचर्ड्स। तो ये केस लगभग 1859 का है। इस केस में क्या होता है कि जो चेजमोर है वो प्लेंटिफ है, वादी है, और रिचर्ड्स जो है वो प्रतिवादी हैं। इस केस में क्या होता है, जो वादी हैं वो जिस एरिया पर रहते हैं उनके घर के पास एक वाटर स्ट्रीम रहती है, और उस एरिया में वो लगभग 6 साल से रहते हैं। तो वो उस पानी की धारा का बहुत इस्तेमाल करते हैं, मतलब हर चीज़ में, घर में, अपने स्विमिंग पूल में, अपने फार्म हाउस में, हर चीज़ पर वो उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। और जिस तरफ से वो वाटर स्ट्रीम बहती है उसकी दूसरी साइड ही रिचर्ड्स का घर था। तो उन्होंने सोचा कि ये जो वाटर स्ट्रीम है इसका पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो क्यों ना एक कुआं बनवा लिया जाए जिससे इस वाटर स्ट्रीम के पानी का सदुपयोग हो, इसका कंफर्ट्स मिला। तो उन्होंने अपने घर के बाहर गार्डन में एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया जिसे हम कुआं कह सकते हैं। तो जब उन्होंने ये कुआं बनवा लिया तो उससे क्या होने लगा कि वो वाटर स्ट्रीम का जितना भी पानी बहता था वो सीधा उस कुएं में जाने लगा, और वो व्यक्ति वादी जिसने 6 साल उस पानी का इस्तेमाल किया था उसके पास वो पानी आ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो सारा पानी कुएं में जाने लगा। तो उसने रिचर्ड्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया कोर्ट में, और उसने ये कहा कि मैं जिस पानी का इस्तेमाल कर रहा था इसने अपने घर पर कुआं बनवा लिया, मुझे इसका लाभ मिलना बंद हो गया। तो कोर्ट ने कहा क्या वो कुआं उसने आपके घर में बनाया है? तो उसने कहा नहीं, इसने तो अपने घर में इतना बड़ा कुआं बनवाया है कि मुझे इसका पानी का लाभ मिलना बंद हो गया है, सारा पानी इसके कुएं में जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि अच्छा आप ये बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में कुछ ऐसा काम करता है जिससे आपकी किसी भी लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं होता है, तो हम उसे किस बात की पनिशमेंट देंगे? तो इस तरह इस केस को खारिज कर दिया गया, क्योंकि इसमें डैमेजेस सिर्फ ये था कि उससे जो कंफर्ट्स मिल रहे थे वो कंफर्ट्स मिलना बंद हो गए थे, लेकिन किसी भी तरीके का लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ था, इसलिए उस केस को खारिज कर दिया गया। अब हम जाएंगे इंजुरिया साइन डैमनम पे। इसमें भी हमारे पास 3 केस हैं, एचपी वर्सेस वाइट, और भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, एंड श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इसमें हम थर्ड केस लेंगे श्याम सुंदर वाला। ये केस 1974 में हुआ था। इसमें क्या होता है, राजस्थान सरकार का एक ट्रक होता है जिसके ट्रक ड्राइवर उस ट्रक के साथ काफी समय से काम करता है।
तो उस ट्रक में कुछ खराबी हो जाती है, उसका जो इंजन रहता है वो डैमेज हुआ रहता है, और उस ट्रक ड्राइवर को इस बात की अच्छे से जानकारी रहती है कि इस ट्रक के साथ कभी भी कुछ बुरा हादसा हो सकता है, लेकिन वो इसे नेगलेक्ट कर देता है और लापरवाही कर देता है, और वो ट्रक को काम में लेके चला जाता है, और उस ट्रक पे एक पति पत्नी का जोड़ा पीछे बैठा रहता है। तो क्या होता है, जैसे ही ट्रक कुछ दूर चलता है, उस ट्रक में क्योंकि इंजन खराब रहता है, डैमेज होता है, तो उसमें फायर हो जाती है, उसमें आग लग जाती है, और धीरे-धीरे वो आग इंजन से बाहर आ जाती है और पूरे ट्रक पर फैलने लगती है। तो इस घटना को देखकर वो पति-पत्नी काफ़ी घबरा जाते हैं और चलते हुए ट्रक से कूद जाते हैं बाहर। इसमें क्या होता है, जो पति रहता है उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है ऑन स्पॉट। तो उसकी वाइफ ने केस कर दिया उस ट्रक ड्राइवर के लिए, और क्योंकि ट्रक पूरे राजस्थान स्टेट का था, तो राजस्थान गवर्नमेंट पर वो केस चलने लगता है, उसने मुकदमा दायर कर दिया, और फिर न्यायालय ने भी उस वादी के पक्ष पर ही इस मामले को रखा, क्योंकि गलती तो थी ड्राइवर की, उसने लापरवाही करी, ऊपर से ये ड्यूटी ऑफ केयर का भी केस बनता था, और उसके लीगल राइट्स में सेफ्टी का लीगल राइट्स वॉयलेट हुआ था, उसके वायलेशन हुआ। तो इसलिए इस केस में कंपनसेशन दिलवाया गया था वादी को, स्टेट ऑफ राजस्थान के लिए, स्टेट ऑफ राजस्थान से उसे कंपनसेशन दिलवाया गया था वादी को। ओके, थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट गौरव निर्मल। गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड carry on. आफ्टरनून सर। आज का टॉपिक था अपना इंजीरियम इंजीरिया। तो इंजीरिया साइन डेवलम मतलब इंजीरिया मतलब क्षति, क्षति मतलब दिले क्षति, दिले की मतलब दिले अधिकार का उल्लंघन। सर इसमें आपने एक फॉर्मूला बताया था, मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसमें था रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन प्लस इंजरी माइनस डैमेज इज इक्वल टू इंजरी साइन डैमेज। इसका मतलब जहाँ प्लस है वो प्लस इंडिकेट कर रहा है कि अपन को विधिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इसमें एक केस था, इसमें अपन फर्स्ट केस लेंगे ऐसे वर्सेस भाई। ऐसे वर्सेस भाई में जो पार्लियामेंट का केस कर रहा, वो इलेक्शन कर रहा था, मतलब सांसद वाले केस कर रहे थे, तो उसमें एक व्यक्ति वोट डालने के लिए जाता है, तो उस व्यक्ति को वहाँ के कार्यालय में ऑफिसर बैठे रहते हैं या कार्यकर्ता वगैरह बैठे रहते हैं, उस व्यक्ति को वोट डालने के लिए मना कर दिया जाता है। और क्योंकि वो 18 साल का भी था और उसके पास पूरे कंप्लीट दस्तावेज भी थे, डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को वोट नहीं डाल दिया। इसके बाद वो व्यक्ति अपने घर चला जाता है। उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति को वोट डालने गया था, वो व्यक्ति भारी मतों से विजय हुआ है, फिर भी उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। उसने न्यायालय में केस किया, केस करने के बाद उसको कंपनसेशन न्यायालय ने दिया। उसके बाद अपना डैमेज साइन इंजीरिया। डैमेज साइन इंजीरिया में बताया गया है रॉन्गफुल एक्ट एंड माइनस इंजरी, मतलब माइनस इंजरी, जहाँ इंजरी नहीं वहाँ कोर्ट का केस नहीं बनता है, तो जहाँ इंजरी वहाँ पर कोर्ट का केस नहीं बनता है, तो यहाँ पर कंपनसेशन भी नहीं दिया जाएगा। इसमें एक केस था अपना मेयर ऑफ रेड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल। ये था अपना 1895 का केस। इसमें एक व्यक्ति था, उसने एक जलाशय बनाया था वाटर को, और बगल में एक कॉलोनी थी, तो वहाँ पर पानी की समस्या थी, तो उसने वहाँ पर जलाशय बनाने के बाद एक पाइपलाइन बनवाई, जिससे कि सभी की समस्या सॉल्व हो गई और परमानेंट अपने खाते पैसे लेने लगा। इसके बाद जो एक और व्यक्ति था उसके बगल में रहता था, वो उसे जेलिस करता था, तो उस व्यक्ति ने जेलिस के कारण उसी के बगल में एक और सोर्स बनवाया। उस सोर्स को बनवाने के बाद उसने पाइपलाइन डलवा दी और वो कम पैसों में सभी का कनेक्शन करवा दिया, जिससे उस व्यक्ति को डैमेज हुई है बट इंजरी नहीं हुई। तो डैमेज होने के कारण उसने केस किया, तो उसको न्यायालय में कंपन। ठीक है, तो दो लोगों का प्रेजेंटेशन हो गया है आज, और कल के लिए नेचर ऑफ टॉर्क पर प्रेजेंटेशन करेंगे चारू चतुर्वेदी। आवाज नहीं पहुंच रही है, आवाज आ रही है चारू चतुर्वेदी? आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो
हाँ आ रही है आवाज? सर आ रही है आवाज? चलिए यस सर। कल आपका प्रेजेंटेशन होगा? सर नो सर, मैंने नेचर ऑफ थॉट की भी 2 क्लासेस अटेंड नहीं की थी, तो मुझे फुल टॉपिक पता नहीं है अभी। तो कहीं से कंप्लीट नहीं हो पाएगा? सर कल तक तो नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है। सर कोई और टॉपिक दे दीजिए या फिर नेक्स्ट डे। यस सर। आपका हो गया है प्रेजेंटेशन क्या? सर अभी प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। चलिए नेचर ऑफ थॉट पे आपको करना है कल प्रेजेंटेशन। यस सर। ठीक है। और वॉइस में कौन करेगा? आप करेंगे? राहुल सिंह। जी सर। नेचर ऑफ थॉट। यस सर। चलिए कल इन दोनों लोगों का प्रेजेंटेशन होगा। आगे बढ़ते हैं और 2-5-10 मिनट और आपसे बात कर लें। तो पहले टॉट के डिफेंस के ऊपर हम बात कर रहे थे, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया। उसमें 3 एसेंशियल एलिमेंट डिफेंडेंट को साबित करने पड़ते हैं। पहला, फ्री कंसेंट होना चाहिए। दूसरा, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, ना कि साइंटी नॉन फिट इंजुरिया। तीसरा, जो एक्ट वहां पर किया गया है या ऑमिशंस वहां पर किया गया है वो अनलॉफुल होना चाहिए, मीन्स विधि के विरुद्ध होना चाहिए। लीगल काम से ही ये सब डिफेंस मिलते हैं। इलीगल काम अगर डिफेंडेंट के लिए किया गया है, डिफेंडेंट के द्वारा किया गया है, तो फिर ये डिफेंस वगैरह उसको नहीं मिलते हैं। डिफेंडेंट को डिफेंस मांगने का अधिकार तभी है जब वो लीगल वर्क कर रहा हो और उस लीगल वर्क से इंजरी हुई हो, इसके बाद डिफेंडेंट को डिफेंस मांगने का अधिकार है। अगर वहां पर डिफेंस उसके द्वारा मांगा गया है और जो प्लेंटिफ है उसके द्वारा ये कह दिया गया है कि जो एक्ट वहां पर किया जा रहा था वो एक्ट ही इलीगल था, तो ऐसी स्थिति में डिफेंडेंट को बचने का मौका नहीं दिया जाएगा। हमें बचने का मौका तभी मिलता है जब हम अकॉर्डिंग टू लॉ काम कर रहे हो, तब ये हमें नो की नो डिफेंस वहां पर मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए लॉ से काम नहीं कर रहे थे तो हमें डिफेंस नहीं मिलेगा। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट्स, 2 हमने यहाँ पर कंसेंट आपको बताई, फ्री कंसेंट या जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट कंसेंट या इनडायरेक्ट कंसेंट, ये दोनों प्रकार की कंसेंट वहाँ पर देखी जाएंगी। तो वादी के द्वारा चाहे वो डायरेक्ट सहमति दी गई हो चाहे वो इनडायरेक्ट सहमति दी गई हो, एग्जाम्पल हमने आपको 2-3 बताए हैं, वो एग्जाम्पल्स वगैरह भी आप अपने में नोट कर लेना। और एक बात और ध्यान रखिए, जो आप लैंग्वेज है आपकी, जिस लैंग्वेज से आप लॉ कर रहे हैं वही लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन आपको करना है और उसी लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, हम यहाँ पर कैसे भी पढ़ा रहे हैं उसको आप केवल समझिए। और प्रेजेंटेशन जो आपका होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम से आपका प्रेजेंटेशन होगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से अपना प्रेजेंटेशन करिए। जो हम टॉट आपको समझा रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरे टॉपिक पर हम पहुंच गए हैं। आस्था सराफ, सर सब समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। चलिए, तो पहला एसेंशियल एलिमेंट जो हमें साबित करना है, अब उसके बारे में हम पहुंचते हैं, कुछ केस लॉ पे बात कर लेते हैं। पहला एसेंशियल एलिमेंट्स, फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब ये तीनों समझाना है आपको। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट्स, ये जुबेद खान, ये जो 3 हमने यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स, जो हमने 3 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं, ये न्यायालय में कौन प्रूफ करेगा? डिफेंडेंट प्रूफ करेगा। ये क्या पढ़ रहे हैं यार, गलत बता रहे हैं आप। देखिए अभी दूसरे से पूछ रहे हैं वो सही बताएगा। हाँ, ये कौन प्रूफ करेगा? राहुल। डिफेंडेंट कौन है सर? ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हम आपने बताया कि 3 एसेंशियल एलिमेंट्स कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, ये कौन साबित करेगा न्यायालय में? न्यायालय सर वो डिफेंडेंट करेगा। क्यों? नेहा तिवारी सर डिफेंडेंस ही करेगा। क्यों? डिफेंडेंट क्यों पर साबित करेगा? आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर डिटेल नहीं पता। अरे डिटेल पता होना चाहिए ना। हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। विधि अपेक्षा यही करती है उस व्यक्ति से कि अगर आप यस कह रहे हैं तो क्यों, अगर आप नो कह रहे हैं तो क्यों।
रीजन वहां पर लिखना ही पड़ेगा। एज ए जज भी अगर आप कोई जजमेंट लिखेंगे तो केवल पॉइंट से काम नहीं चलेगा, आपको वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसको हम अगर जेल की सजा देते हैं तो इस रीजन से देते हैं, अगर इसको हम जमानत देते हैं तो इस रीजन से देते हैं। ठीक है, अगर आप किसी की जमानत वहां पर खारिज भी कर देते हैं, उसको जमानत नहीं देते हैं आप, तब भी आपको रीजन लिखना पड़ेगा। इसलिए रीजन तो लॉ में होना ही चाहिए। तो अगर डिफेंडेंट इन 3 बातों को साबित करेगा तो क्यों साबित करेगा वो इन चीजों को? क्यों गौरव? अरे अभी क्लियर नहीं पता है। कौन बताएगा? ये डिफेंडेंट क्यों साबित करेगा? सर आप बताएं। सर मैं बताऊं? हाँ मोहिनी बताइए। सर क्योंकि बचाव तो सर प्रतिवादी को चाहिए ना, तो सर वो साबित करेगा। भाई जिसको बचाव चाहिए, अभी तक जब केस टॉर्ट का लेकर के आया है तो सभी एसेंशियल एलिमेंट्स प्लेंटिफ के द्वारा साबित किए गए, वादी तो चुपचाप खड़ा रहा। ठीक है, वादी इस चक्कर में चुपचाप खड़ा रहा कि अगर 4 में से किसी पॉइंट को आप साबित नहीं कर पाए तो अपन तो फ्री है ही। लेकिन अब उसने वहां पर वादी ने सभी बातें साबित कर दी। अब डिफेंडेंट को डिफेंस चाहिए, डिफेंडेंट को, तो डिफेंडेंट साबित करेगा उन चीजों को। और अगर डिफेंडेंट अगर एक भी चीज अगर साबित नहीं कर पाता है तो कंपनसेशन तो देना ही है, और अगर डिफेंस चाहिए है तो उसको वो चीजें साबित करनी पड़ेंगी। तो पहली चीज क्या है? कंसेंट फ्री होना चाहिए। डिफेंडेंट ने यहां पर बात शुरू की। डिफेंडेंट ने क्या कहा कि जो प्लेंटिफ है वो अपनी कंसेंट पे काम कर रहा था, और विधि ऐसा कहती है वॉलेंटारी नॉन फिट इंजूरिया। जो व्यक्ति सहमति से वो काम करता है और उस पर अगर कोई इंजरी उसको हो जाती है, विधि ऐसा मानती है उसको कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाए। ठीक है, तो अब डिफेंडेंट पहला पॉइंट क्या साबित करेगा कि कंसेंट थी। लेकिन कंसेंट तो थी, तब तो उसने ये वाला पॉइंट उठाया वॉलेंटारी नॉन पेड इंजूरिया का। अब लेकिन कंसेंट में भी तीन चार चीजें साबित करना है। पहला, फ्री कंसेंट थी। अगर वो फ्री कंसेंट साबित नहीं कर पाया, उसने केवल इतने कह दिया सहमति थी, लेकिन वादी ने कह दिया साहब कपट के द्वारा ली गई है, फ्रॉड किया गया है, हमारे साथ धोखा किया गया है, और अगर आप भी उस जगह पे होते और अगर वो ऐसी बातें करता तो आप भी उसकी सहमति में आ जाते, आप भी उसकी बातों में आ जाते। और इसलिए जजेस के रूप में उस इंसान को बिठाला गया है, क्योंकि इंसान ही इंसान की बातों को समझता है कि नहीं? यस सर। इंसान ही इंसान की बातों को समझ सकता है। तो आप जज साहब से कह सकते हैं कि साहब देखिए हम इसकी बातों में आ गए, अगर यही बात आपके सामने रखी जाए तो आप क्या करेंगे? तो निश्चित सी बात है कि अगर वो इंसान है तो उस चीज को समझ लेगा कि हाँ इसमें धोखा हो सकता था और किसी को भी धोखा हो सकता था। भाई एक जमाने में लखानी चप्पल चलती थी, आप लोगों ने नहीं पहनी होगी, अब पैरागॉन का जमाना है। लखानी चप्पल एक जमाने में चलती थी, उसका ट्रेडमार्क हुआ करता था। अब उस चप्पल में कोई मोल भाव भी नहीं होता था। जयप्रकाश शुक्ला हंस रहे हैं, उसमें कोई मोल भाव नहीं होता था, मतलब नंबर 1 कंपनी लखानी। इसके बाद उसकी सेकंड कॉपी आ गई और लखन चप्पल बिकने लगी। तो कुल मिलाकर के यहां पर डाउट की स्थिति हो गई लोग को, और डाउट की स्थिति में फिर उसने वो चप्पलें खरीदी। अब मार्केट में आप जाएंगे तो मार्केट में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी आजकल। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग व्यापारी होंगे, व्यापारी वर्ग से होंगे, उनके घर में भी व्यापार होता होगा, लेकिन हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं। लेकिन उनकी बात कर रहे हैं जो व्यापार में लगे हुए हैं, आपकी बात नहीं कर रहे, अपने ऊपर मत ले जाना। अगर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स में नंबर 1 पर है तो वो व्यापारी वर्ग है। व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, ये कभी नाम सुना है आपने? व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, श्वेत पोष अपराधी, इंग्लिश में इसको कहते हैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स। व्हाइट कॉलर क्रिमिनल मतलब श्वेत पोष अपराधी। श्वेत पोष अपराधी में नंबर 1 पर है आज व्यापारी वर्ग, जो दिन दूनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ रहा है।
आज हम उतने पैसे लगाते हैं लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ सही नहीं मिलती है, उसमें मिक्स होता है। यहाँ तक कि जो जीवन रक्षक दवाएं होती हैं वो 100 रुपये का इंजेक्शन अगर कोई चलता है तो यहाँ आकर के 10,000 रुपये का 1,000 रुपये का इंजेक्शन बिकता है 5,000 रुपये का, क्योंकि उसमें कई लोगों का शेयर होता है, उसमें एमआर का भी शेयर होता है, उसमें डॉक्टर का भी शेयर होता है। जब सबका शेयर हो जाएगा, ऐश्वर्या राय बच्चन जब फेयर एंड लवली का विज्ञापन करेंगी तो उसको करोड़ों रुपए चाहिए, और फिर फेयर एंड लवली में बचेगा क्या? अब फेयर एंड लवली लगाकर देखो, हम सुबह आए थे काले दिखने लगे पूरे, क्या बचा उसमें? तो कहने का मतलब ये है कि व्यापारी वर्ग दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ रहा है। नेहा तिवारी को बहुत हंसी आ रही, खाना खा के आई है शायद। चलिए कोई बात लवली के बारे में बताया तो हंसी आ गई। अच्छा, नहीं स्वाभाविक सी बात बता रहे हैं। आप देखिए टीवीओ में विज्ञापन आप देखते होंगे, टीवीओ में 10 लाख की गाड़ी तक का विज्ञापन आता है केवल, क्योंकि जो टीवी में अपना टाइम बिताते हैं वो इससे ज्यादा खरीद भी नहीं सकते हैं। टीवी में कभी 1 करोड़ की गाड़ी का विज्ञापन नहीं आएगा, क्योंकि जो टीवी नहीं देखते हैं वही लोग 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं केवल, और जो अपनी टीवी में इतना समय बर्बाद करते हैं वो 5-10 लाख से ज्यादा की कार नहीं खरीद सकता है। ये विज्ञापन वाले भी समझते हैं, ये टीवी वाले भी समझते हैं। समझ में आ रही बात करी? मतलब टीवी में जो सीरियल चलते हैं उनको रोने के भी 1 लाख रुपए चाहिए और हंसने के भी 1 लाख रुपए चाहिए, और अपन बैठे बैठे देख रहे हैं। तो ये झूठी दुनिया है जो रोने हंसने के भी पैसे लेती है और अपन को रुला के चली जाती है। तो व्यापारी वर्ग कोई भी चीज आप खरीद लीजिए, अगर कोई कहे कि 800 रुपए किलो घी देंगे हम आपको, तब भी आप खरीद लीजिए, और उस घी को अगर आप लेबोरेटरी में टेस्ट कराएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्स जरूर मिलेगा। आपके घर में पुराने वृक्ष लगे होंगे, आपके घर में पुराने पेड़ होंगे, इनका कहने का मतलब है आपके घर में दादा दादी होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, 80-80 साल में दौड़ लगाते होंगे, और आप थोड़ा सा काम करते हैं तो आप हाँफने लगते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो हम लेते हैं सब्जी भी, अब तो हर मौसम आम है। टीवी में विज्ञापन आता ना, वो तो फ्रूटी रोटी पिलाते हैं, हर मौसम आम है। मतलब हद हो गई यार। ऋतु फल होता है, हर मौसम का एक अपना फल होता है, और उस फल को खाने से व्यक्ति में जो विटामिन होते हैं वो आते हैं। लेकिन आप फल की दुकान पे चले जाओ तो हर मौसम आम है, और जितने रईस लोग होंगे उनके घर में वो ज्यादा बेमौसम के मिलेंगे, वो फल बेमौसम की सब्जी मिलेगी। गांव के लोग क्यों इतने तंदुरुस्त रहते हैं? क्योंकि वो घर में ही सब उपजाते हैं और घर में ही खाते हैं। काय का मिक्सचर, तो वो सब्जी जो आप हरी लेकर के जा रहे हैं उसको धोना तो वो कलर छोड़ देगी, और वो केमिकल्स जब आप खाएंगे शरीर में तो शरीर के जो बाल हैं आपके वो 30 साल में सफेद हो जाएंगे, डाई लगाने लगेंगे। देखो इसमें बहुत सारे लोग डाई लगा के बैठे हुए हैं, अपन भी रगे बैठे हैं। देखो ये काले बाल दिख रहे हैं आपको, ये रगे बैठे हुए हैं। तो कहने का आशय ये है कि कोई भी चीज़ हमें बाजार में, हमें कोई भी चीज़ सही नहीं मिल रही है, और इसीलिए हम समय से पहले जो बुजुर्ग हो जाते हैं, समय से पहले जो बुजुर्ग दिखने लगते हैं, हम वो काम नहीं कर पाते जो हमारे आज के जो 80-90 साल के लोग घर में बैठे हुए हैं वो काम करते हैं, क्योंकि वो पुराने चावल हैं और वो अच्छे से चल रहे हैं। उन्होंने कभी देखा ही नहीं है दुनियादारी, काहे की फ्रूटी रोटी। अब आप तो कोको कोला भी पीते होंगे, फिर कहते हो खांसी आ रही है। तो व्यापारी वर्ग, व्हाइट कॉलर क्राइम वो क्राइम कहलाता है जो अपने मान सम्मान की आड़ में लोगों के साथ छल करते रहते हैं और हम उनकी बातों पे विश्वास करते रहते हैं, वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स कहलाते हैं। जैसे व्यापारी वर्ग हो गया, डॉक्टर्स वर्ग हो गया। डॉक्टर्स का जो, इसमें डॉक्टर के अगर कोई बच्चे जुड़े हैं तो उनके घर की बात नहीं कर रहे हम, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। हम डॉक्टर्स पे बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स भी, अगर आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में या कई ऐसी जगह किडनी रैकेट कांड पकड़ा गया। मतलब सोचने की बात है कि अगर वो गया है व्यक्ति कुछ और ऑपरेशन कराने के लिए और उसकी किडनी निकाल ली करोड़ों रुपए में। मतलब हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो मरने के बाद घंटों काम करते हैं, बहुत सारे पार्ट हमारे 24 घंटे काम करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा अंतिम संस्कार में जब जाते हैं तो अंतिम संस्कार में उत्तर दिशा की ओर सिर करके वो मुखाग्नि दी जाती है, उसको जलाया जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में एक चुंबकीय ध्रुव होता है जिसकी वजह से अगर उसमें कुछ बचा हुआ भी है तो वो चुंबकीय ध्रुव उसको खींच लेगा। तो पहले पॉइंट पे हम बात कर रहे थे सहमति, फ्री कंसेंट होना चाहिए। उसमें एक केस नोट कर लीजिए, वॉक्टर वर्सेस राउले रेंजेस कारपोरेशन।
वॉक्टर वर्सेस राउले रेंजेस कारपोरेशन। सर वॉक्टर बनाम वॉक्टर वर्सेस राउले, वॉक्टर वर्सेस राउले, या पूरा केस है वॉक्टर वर्सेस राउले रेंजेस कारपोरेशन। इसी केस से हम आगे बढ़ेंगे। कल 2:30 बजे से अगली क्लास है, इसलिए इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। एनी क्वेश्चन अगर आपका हो कोई पूछ सकता है। तब तक के लिए नमस्कार।